नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहे दिल्ली में ब्लैक फंगस के कई मामले सामने आ चुके हैं और इस बीमारी की वजह से एक व्यक्ति की जान अब तक जा चुकी है। दिल्ली के मशहूर मूलचंद अस्पताल में 16 मई को ये मामला सामने आया था। मूलचंद अस्पताल के डॉक्टर भगवान मंत्री ने इस बारे में पूरी जानकारी दी है। डॉक्टर भगवान के मुताबिक मेरठ का रहने वाला 37 साल का शख्स जो कि कोरोना पॉजिटिव था, उसमें ब्लैक फंगस के लक्षण पाए गए। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद शुरुआत में उसका इलाज घर में चल रहा था। उसे हाई ब्लड शुगर था, लेकिन अस्पताल में लंबे इलाज के दौरान मरीज ने दम तोड़ दिया। मूलचंद अस्पताल के अलावा दिल्ली के कई अस्पतालों में अब तक ब्लैक फंगस के मामले आ चुके हैं। इनमें सर गंगाराम अस्पताल में सबसे ज्यादा 40 केस, मैक्स अस्पताल में 25 केस, एम्स में 15 से 20 केस और मूलचंद में 1 केस दर्ज किया गया है। मूलचंद अस्पताल में जान गंवाने वाले मरीज के बारे में डॉक्टर का कहना है कि जब 16 मई को मरीज को मूलचंद अस्पताल में लाया गया तो उसकी आंखों में सूजन थी और चेहरा भी सूजा हुआ था। मरीज की आंखें लाल थी, साथ ही उसकी नाक में से भी खून बहने की शिकायत थी। जब सभी टेस्ट किए गए तो ब्लैक फंगस की बात सामने आई और उसके बाद सर्जरी को प्लान किया गया। मूलचंद अस्पताल के डॉक्टर ने बताया है कि सर्जरी और अन्य कोशिशों के बाद मरीज को कार्डियक अरेस्ट हुआ और उसे बचाया नहीं जा सका। तो कोरोना संकट के बीच में ब्लैक फंगस की समस्या को लेकर डॉक्टर भगवान ने बताया कि ब्लैक फंगस के कारण मृत्यु दर ज्यादा है, साथ ही इससे मरीजों की आंखों को ज्यादा नुकसान होता है। डॉक्टरों का कहना है कि ज्यादा मात्रा में दवाई देना, मरीज को डायबिटीज होना या फिर अन्य लक्षण के कारण उसकी जान को खतरा हो सकता है। तो दिल्ली में एक मरीज की मौत हो गई है और अस्पतालों में लगातार ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं। ब्लैक फंगस से एक व्यक्ति की जान जा चुकी है। दिल्ली के अस्पतालों में इस समय ब्लैक फंगस के मरीज भी भर्ती होने लगे हैं। अब तक हम देख रहे थे सिर्फ कोरोना मरीजों को भर्ती किया जा रहा था अस्पतालों में, लेकिन अब जब से ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं, चिंता और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि ये एक ऐसा फंगस है, ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि मरीज की जान ले रहा है या फिर आंखों को सबसे ज्यादा नुकसान है। व्यक्ति अंधा हो सकता है इसकी वजह से। अब तक कोरोना की टेंशन थी सबसे ज्यादा, ऑक्सीजन की वजह से लोगों की मौत हो रही थी, क्योंकि वैक्सीन की भी लगातार कमी है। लेकिन अब इसी बीच में दूसरी समस्या ब्लैक फंगस की भी शुरू हो जाती है, जो कि चिंता और ज्यादा बढ़ा देती है, क्योंकि ब्लैक फंगस एक खतरनाक फंगस के रूप में निकलकर सामने आ रहा है। दिल्ली में केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। महाराष्ट्र में भी लगभग एक जैसे ही हालात हैं, इस तरीके से वहां पर भी मामले सामने आ रहे हैं। दिल्ली में एक मरीज की मौत अब तक ब्लैक फंगस की वजह से हो चुकी है। ये डायबिटीज के मरीजों को ज्यादा खतरा इसमें हो सकता है, या फिर जिनका इम्यूनिटी सिस्टम वीक है उन लोगों को भी ज्यादा खतरा हो सकता है ब्लैक फंगस का। अगर कोई कोरोना पॉजिटिव है, कोरोना का इलाज करके वो ठीक हो जाता है, तो उसके बाद अगर ब्लैक फंगस अटैक करता है तो ये जानलेवा साबित हो सकता है, ये खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि अस्पताल में लगातार केसेस सामने आ रहे हैं। दिल्ली के अस्पतालों की बात की जाए तो कोरोना की दूसरी लहर का सामना समय दिल्ली कर रही है। ब्लैक फंगस के कई मामले सामने आ चुके हैं और इस बीमारी की वजह से व्यक्ति की जान भी चली गई है। दिल्ली के मशहूर अस्पताल मूलचंद की अगर बात की जाए तो 16 मई को यहां पर एक पहला मामला सामने आया था। मूलचंद अस्पताल के डॉक्टर भगवान मंत्री ने इस बारे में पूरी जानकारी दी है। डॉक्टर के मुताबिक व्यक्ति जो था मेरठ का रहने वाला था, 37 साल उम्र बताई जा रही है, कोरोना पॉजिटिव था। उसमें ब्लैक फंगस के लक्षण पाए गए थे। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद शुरुआत में उसका इलाज घर में चल रहा था। उसे हाई ब्लड शुगर था, लेकिन अस्पताल में लंबे इलाज के दौरान मरीज ने दम तोड़ दिया। मूलचंद अस्पताल के अलावा दिल्ली के कई अस्पतालों में अब तक ब्लैक फंगस के कई मामले सामने आ चुके हैं। इनमें सर गंगाराम अस्पताल में सबसे ज्यादा 40 केस, मैक्स अस्पताल में 25 केस, एम्स में 15 से 20 केस और मूलचंद में 1 केस दर्ज किया गया है। मूलचंद अस्पताल में जान गंवाने वाले मरीज के बारे में डॉक्टर ने बताया कि जब 16 मई को मरीज को मूलचंद अस्पताल में लाया गया तो उसकी आंखों में सूजन थी और चेहरा भी सूजा हुआ था। मरीज की आंखें लाल थीं, साथ ही उसकी नाक में से खून बहने की शिकायत थी। जब टेस्ट किया गया तो ब्लैक फंगस की बात सामने आई। ये जो जितने भी सिम्टम्स हम आपको बता रहे हैं, ये ब्लैक फंगस के सिम्टम्स हैं। उसके बाद सर्जरी को प्लान किया गया, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि कोशिशें बहुत ज्यादा की गई, कुछ हो नहीं पाया, मरीज को बचाया नहीं जा सका।
राजीव तिवारी संवाददाता दिल्ली से इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, दिल्ली में ब्लैक फंगस के मामले सामने आ चुके हैं, एक मरीज की मौत हो गई। अब तक हम देख रहे थे सिर्फ और सिर्फ कोरोना के मामले दिल्ली के अस्पतालों में थे, लेकिन अब ब्लैक फंगस खतरनाक होता जा रहा है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश कर रही थी, क्योंकि कोरोना की जो स्थिति थी उसको कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की जा रही थी। यहाँ के अस्पतालों के अंदर जो हालात थे कहीं ना कहीं उनको भी सुधारने की कोशिश की जा रही थी। मगर अब दिल्ली सरकार की और ज्यादा मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि अब ब्लैक फंगस भी कहीं ना कहीं अपने पैर पसारता नजर आ रहा है और एक व्यक्ति की इसमें मौत भी हो चुकी है। क्योंकि मूलचंद अस्पताल के अंदर जिस तरीके से एक व्यक्ति की मौत हुई है, तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं ब्लैक फंगस दोबारा से अपना पैर पसार रहा है। क्योंकि अभी तक कोरोना जैसी महामारी से निजात नहीं मिल पाई थी और कोरोना ब्लैक फंगस जो है अब वो लगातार कहीं ना कहीं कह सकते हैं मरीजों को अपनी चपेट में ले रहा है। मगर बात करें जिस तरीके से सर गंगाराम के अंदर भी अभी तक 40 लोगों का इलाज चल रहा है ब्लैक फंगस की वजह से ही, और कहीं ना कहीं उनके अंदर भी लक्षण बताए गए हैं। मगर बात करें और अस्पतालों की, तो कहीं ना कहीं एम्स की बात करें या फिर मैक्स की बात करें, तो उनमें भी कहीं ना कहीं ब्लैक फंगस के जो मरीज है उनकी भी गिनती बढ़ी हुई है और लगातार कहीं ना कहीं मरीजों का आना चला हुआ है। मगर जिस तरीके से बात करें मूलचंद अस्पताल की, तो उसके अंदर जिस तरीके से जो व्यक्ति मौत हुई है जिसकी, वो मेरठ का रहने वाला था और उसके अंदर कहीं ना कहीं उसकी आंखों में जलन थी, सूजन थी और कहीं ना कहीं चेहरे पे भी सूजन थी और नाक से उसके ब्लड निकल रहा था जब वो अस्पताल के अंदर भर्ती हुआ था। मगर कहीं ना कहीं दिल्ली डॉक्टरों ने उसको बचाने की बहुत कोशिश की, मगर कहीं ना कहीं सर्जिकल के दौरान यानी कि ऑपरेशन के दौरान उसका कहीं ना कहीं कह सकते हैं उसकी मौत हो गई। मगर कहीं ना कहीं अभी लगता है कि दिल्ली सरकार की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि अभी तक कोरोना जैसी महामारी से निजात नहीं मिल पाई और दिल्ली में अब ब्लैक फंगस के भी पेशेंटों की गिनती मिलती नजर आ रही है और अस्पतालों के अंदर भी मरीजों का आना जारी है। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें और ज्यादा होंगी और कहीं ना कहीं तीसरी लहर के लिए भी कहा जा रहा है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए घातक है। तो कहीं ना कहीं देखना होगा दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार ब्लैक फंगस से और कोरोना जैसी महामारी से किस तरीके से लोगों को बचा सकती है। जी राजीव, अब तक टेंशन सिर्फ कोरोना की थी, कोरोना का इलाज ढूंढने की कोशिश की जा रही थी, अस्पतालों में जगह बनाई जा रही थी कि कोरोना के मरीजों को भर्ती किया जाए, ऑक्सीजन का इंतजाम किया जा रहा था क्योंकि ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की मौत हो रही थी, वैक्सीनेशन का इंतजाम किया जा रहा है ताकि वैक्सीन लग जाए और जो डेथ रेट है उसको कम किया जा सके। लेकिन ये समस्या और ज्यादा बढ़ गई है। अब इसका इलाज सोचना पड़ेगा, कैसे लोगों को बचाया जा सके ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मौत भी हो सकती है इंसान की। ये भी एक ऐसा फंगस है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें अभी कोरोना की, तो कोरोना जैसी महामारी के लिए ही कहीं ना कहीं सरकारें जूझती नजर आ रही थी, क्योंकि पहले तो वैन के बाद 2020 में वैक्सीन नहीं थी और वैक्सीन जब आई तो उसके बाद में कहीं ना कहीं काफी लोगों की अभी तक कोरोना की महामारी के अंदर काफी लोगों की मौत हो चुकी है और कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर की बात करें तो लगभग 24,000 से ज्यादा की लोगों की मौत हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं स्थिति जरूर बिगड़ी हुई है। मगर अब ब्लैक फंगस जिस तरीके से अपना पैर पसार रहा है और इसके अंदर एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं इसके अंदर मौतें भी हो सकती है। मगर जिस तरीके से अभी सर गंगाराम अस्पताल की बात करें तो उसके अंदर भी 40 लोग अभी इलाज करा रहे हैं ब्लैक फंगस की वजह से। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें और ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर शायद ब्लैक फंगस के मामले और ज्यादा बढ़ सकते हैं और दिल्ली सरकार किस तरीके से जूझेगी या फिर किस तरीके से जनता को बचाएगी ये जरूर देखना होगा। क्योंकि अभी तक जो अस्पताल के हालात थे, ऑक्सीजन नहीं थी, बेड नहीं थे और कहीं ना कहीं वैक्सीन नहीं थी, सुविधाएं नहीं थी और कहीं ना कहीं अभी भी दिल्ली सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि 18 साल के ऊपर के लोगों के लिए उनके पास भी वैक्सीन की कमी है और लगातार केंद्र सरकार से गुहार की जा रही है। मगर अब देखना होगा ब्लैक फंगस और कोरोना से दोनों से किस तरीके से दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार जनता को बचाएगी और जनता किस तरीके से इससे बच सकती है यह भी देखना होगा। किस तरीके से डॉक्टरों की जानकारी मिल पाएगी और किस तरीके से इससे लक्षण है और किस तरीके से इससे बचाव होगा वो जरूर देखना होगा। जी राजीव, अब दिल्ली के अस्पतालों में जो अस्पताल प्रशासन है उनके सामने दोहरी चुनौती हो गई है। एक तरफ तो कोरोना के मरीजों को रखना है, उनका इलाज करना है, लेकिन अब दूसरी तरफ जो ब्लैक फंगस के मरीज हैं उनको भी रखना है, उनका अलग तरीके से इलाज करना है। कोई इंतजाम अभी से दिखाई दे रहे दिल्ली के अस्पतालों में या फिर आने वाले समय में? जैसे कि हमने देखा था लॉकडाउन बाद में लगाया गया था, बाढ़ आ गई, उसके बाद पुल बांधने की कोशिशें की गई थी। हम पहले भी इस बात को लेकर चर्चा कर चुके हैं कई बार कि दिल्ली में जब थोड़ी थोड़ी लहर दूसरी शुरू हुई थी उसके बाद लॉकडाउन लग जाना चाहिए था, लेकिन नहीं लगा। दिल्ली सरकार ने लेट फैसला लिया, उसके बाद जो थे 24-25 हजार तक ये आंकड़ा पहुंच चुका था। अभी शुरुआत है, सरकार को तैयारी कर लेनी चाहिए। क्या कोई तैयारी नजर आ रही है अस्पतालों में मरीजों को लेकर अभी तक? देखिए, बिल्कुल बताइए जिस तरीके से बात करें कोरोना की, तो कोरोना के लिए कहीं ना कहीं जो दूसरी लहर थी दिल्ली सरकार ने बिल्कुल उसमें देरी की थी और कहीं ना कहीं जिस तरीके से होली के मद्देनजर रखते दिल्ली सरकार ने कहा था कि होली जो है वो अपने घरों में मनाए और कहीं ना कहीं उसके लिए भी सख्ती बरतने के लिए कहा था। मगर जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन लगाया था उसमें कहीं ना कहीं देरी जरूर की थी और कहीं ना कहीं जो कोरोना की जो रफ्तार थी उसमें काफी इजाफा हो चुका था और कहीं ना कहीं उसको रोकने के लिए दिल्ली सरकार जद्दोजहद करती नजर आई। मगर बात करें अब ब्लैक फंगस की, तो ब्लैक फंगस के लिए भी दिल्ली सरकार को तैयार होना पड़ेगा। मगर अभी तक की बात करें
यानी धरातल पर अभी तक ब्लैक फंगस से निपटने के लिए दिल्ली सरकार के पास कोई रणनीति नजर नहीं आ रही है, ना ही अस्पतालों के अंदर अलग से इंतजाम किए गए हैं कि कोरोना के मरीज कहाँ पे इलाज कराएंगे और ब्लैक फंगस के मरीज जो है वो कहाँ इलाज कराएंगे और किस तरीके से रणनीति होगी। ना ही अभी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ऐसी कोई जानकारी दी जा रही है कि ब्लैक फंगस के लिए किस तरीके से रणनीति बनाई जा रही है, अस्पतालों के अंदर क्या सुविधाएं होंगी, ये जरूर देखना होगा। मगर अभी तक कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार शायद ब्लैक फंगस की तरफ अब ध्यान नहीं दे रही है, सिर्फ कोरोना की तरफ ध्यान दे रही है। मगर देखना होगा कि दोनों ही चीजों से जनता को बचाना है, क्योंकि ब्लैक फंगस के अंदर भी एक व्यक्ति की मौत हुई तो उससे साफ जाहिर है ब्लैक फंगस भी कहीं ना कहीं अपने पैर पसारेगा और कहीं ना कहीं उसको रोकने के लिए सरकारों को कड़े कदम उठाने होंगे। मगर देखना वो कड़े कदम कितनी देर से उठाए जाएंगे या फिर जल्दी से उठाए जाएंगे, मगर अभी तक ब्लैक फंगस के लिए कहीं ना कहीं सरकारें इतनी तैयार नहीं नजर आ रही है जितनी कोरोना के लिए तैयार होती नजर आ रही थी। जी, सरकारें अभी तक ब्लैक फंगस को लेकर तैयार नहीं है। चाहे हम दिल्ली की सरकार की बात कर लें, क्या अस्पताल तैयार हैं? अस्पतालों में इस तरह के इंतजाम दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि इलाज होना बहुत ज्यादा जरूरी है और कहा यह जा रहा है कि इसका भी इलाज थोड़ा मुश्किल ही है। लोगों में डेथ रेट और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। जैसे कोरोना में खतरा, वैसे ही ब्लैक फंगस में अस्पतालों में इंतजाम कुछ दिखाई दे रहे हैं या फिर उनके इलाज को लेकर डॉक्टर्स का क्या कहना है? आप डॉक्टर से लगातार बातचीत कर रहे होंगे, उनका क्या कहना है इस इलाज को लेकर और इस बीमारी को लेकर? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बात करें ब्लैक फंगस की, क्योंकि अभी तक कोरोना का ही पूरा इलाज नहीं मिल पा रहा था। वैक्सीन जरूर आई है, मगर वैक्सीन भी लगभग 1 साल बाद आई है और कहीं ना कहीं उसका इंतजाम भी अभी भी कम होता नजर आ रहा है, क्योंकि वैक्सीन के लिए भी कहीं ना कहीं जद्दोजहद करनी पड़ रही है। राज्य सरकार केंद्र सरकार से गुहार लगा रही है और केंद्र सरकार कहीं ना कहीं कह रही है वैक्सीन है, मगर कहीं ना कहीं इसके बीच में अभी वैक्सीन की कमी नजर आ रही है। मगर जिस तरीके से ब्लैक फंगस की बात करें तो ब्लैक फंगस के लिए भी कहीं ना कहीं अस्पतालों के अंदर अभी इतनी बड़ी सुविधाएं नहीं है, क्योंकि उसका भी इलाज नहीं मिल पाया है और लगातार कहीं ना कहीं वो भी लग रहा है कि जिस तरीके से उसमें व्यक्ति कोरोना इसकी ब्लैक फंगस के अंदर व्यक्ति की मौत हुई है तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं ये भी कहीं ना कहीं जद्दोजहद करवाएगा और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार भी अपनी कोशिशें करेगी। मगर अभी तक अस्पतालों के अंदर ब्लैक फंगस को लेकर ना ही ऐसी कोई सुविधाएं नजर आ रही है कि ब्लैक फंगस को लेकर संजीदा दिख रही हो दिल्ली सरकार या फिर केंद्र सरकार या फिर अस्पताल। मगर हाँ, अस्पताल की तरफ से कोशिश जरूर की जा रही है, मगर अभी तक ब्लैक फंगस का कोई प्रॉपर इंतजाम नहीं मिल पाया, यानी कि कोई वैक्सीन नहीं है, अभी तक कोई इंतजाम नहीं है। तो कहीं ना कहीं जरूर लगता है कि ब्लैक फंगस के लिए शायद अस्पताल प्रशासन की तरफ से अभी भी देरी की जा रही है, यहाँ तक कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से भी देरी की जा रही है। मगर लगता है कि बाढ़ आने के बाद ही शायद दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार जागेगी और कहीं ना कहीं फिर जद्दोजहद की जाएगी, और मगर जब तक कोशिश की जाएगी तो कहीं ना कहीं काफी लोगों की मौत भी हो जाएगी इसके अंदर। जी, ये ब्लैक फंगस की समस्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। एक सवाल मेरा कोरोना को लेकर आपसे होगा, इस समय कोरोना की स्थिति दिल्ली में क्या है? और जिस तरीके से ग्राफ गिरता चला जा रहा है, चाहे भले ही सरकार उसकी वजह लॉकडाउन को मान रही हो या फिर हो सकता है लॉकडाउन ही हो जिसकी वजह से कोरोना के आंकड़ों का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है, इस समय मौजूदा हालात कोरोना को लेकर देश की राजधानी में क्या है? देखिए, बिल्कुल जैसे कि बात करें कोरोना की, तो कोरोना के लिए कहीं ना कहीं अभी दिल्ली सरकार लॉकडाउन को ही कह सकते हैं सफल मान रही थी और लॉकडाउन सफल भी है, क्योंकि जिस तरीके से व्यापारियों ने अपनी मार्केटें बंद कर रखी है, क्योंकि तमाम जो व्यापारी हैं दिल्ली के उन्होंने मार्केटों को बंद करने का ऐलान कर रखा है। उन्होंने साफ कह रखा है हम मार्केटें जब ही खोलेंगे जब हमें दिल्ली सरकार ऑर्डर देगी, और दिल्ली सरकार को हम खुद कहते विश्वास दिला रहे हैं कि हम जब तक नई मार्केटें खोलेंगे जब तक कोरोना बिल्कुल कंट्रोल में नहीं होगा। मगर जिस तरीके से बात करें पिछले 24 घंटे के अंदर, तो पिछले 24 घंटे के अंदर भी लगभग 4,500 के करीब आंकड़े आ चुके हैं, यानी कि आंकड़ा काफी घटता चला जा रहा है। मगर मरने वालों की संख्या बात करें तो कहीं ना कहीं उसमें भी 300 से नीचे है, तो कहीं ना कहीं उसमें भी थोड़ा सा इजाफा हो रहा है। मगर अभी तक इसको ये नहीं कह सकते कि आने वाले समय के लिए कोरोना बिल्कुल खत्म हो चुका है, क्योंकि अभी तक दिल्ली सरकार जद्दोजहद कर रही है वैक्सीन को लेकर भी। कहीं ना कहीं 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए अभी पूरी तरीके से वैक्सीन नहीं मिल पाई है, और 18 साल से नीचे के लिए या फिर कहें जो तीसरी लहर के लिए कहा जा रहा बच्चों के लिए घातक है, उसके लिए भी अभी प्रॉपर इंतजाम नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में कह सकते हैं बातचीत चल रही है और कहीं ना कहीं जद्दोजहद की जा रही है, वैक्सीन को लेकर गर्मा गर्मी चल रही है। कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है, मगर अभी तक कोरोना से पूरी तरीके से निजात दिल्ली नहीं पा पाई है, और कहीं ना कहीं और राज्यों की बात करें तो वहां भी स्थिति बिगड़ी हुई है। मगर जिस तरीके से ब्लैक फंगस भी अपना पैर पसार रहा है तो स्थिति और ज्यादा डरावनी हो सकती है, क्योंकि एक तरफ कोरोना, दूसरी तरफ ब्लैक फंगस और कहीं ना कहीं तीसरी तरफ सरकारों की लापरवाही। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आएंगी और देखना होगा कि ये दिक्कतें कितनी जल्दी दूर की जाएंगी दिल्ली सरकार के द्वारा भी और केंद्र सरकार के द्वारा भी। जी राजीव, हम देख रहे हैं कि दिल्ली में लॉकडाउन को एक एक हफ्ते करके बढ़ाया जा रहा है, एक हफ्ता इस तरीके से लगातार बढ़ाया जा रहा है, और उसके बाद सीएम फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, लॉकडाउन को फिर से एक्सटेंड कर दिया जाता है। अब क्या लग रहा है, दिल्ली के लोगों से आपने बातचीत की होगी, वो लॉकडाउन के पक्ष में हैं, आगे भी इस लॉकडाउन को बरकरार रखना चाहते हैं या फिर नहीं? परेशानियां कैसी लोगों को हो रही हैं?
देखिए बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से बात करें लॉकडाउन की, तो लॉकडाउन बिल्कुल एक एक हफ्ते के करीब बढ़ाया गया है कि हर बार हर रविवार को यही कहा दिया जाता है कि एक हफ्ते के लिए और लॉकडाउन आगे बढ़ा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की तो बात करें तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार लॉकडाउन को सफल मान रही है, मगर जनता की बात माने तो जनता भी कहीं ना कहीं लॉकडाउन को ही सफल मान रही है, क्योंकि अभी तक जो आंकड़े घटे हैं वो कहीं ना कहीं जनता के लिए भी फायदा होता है। मगर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की जरूर इसमें देरी रही थी और कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए कोशिश जरूर देर से की गई, मगर कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता जो है वो थोड़ी सी नाराज भी है, क्योंकि सरकारें कहीं ना कहीं देर से जागती हैं और उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। जी। ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कोरोना है, लगातार कहर बरपाता चला जा रहा है। बहुत शुक्रिया राजीव आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। 40 केस एक अस्पताल में सामने अब तक आ चुके हैं। ब्लैक फंगस लोगों की जान ले रहा है लगातार, क्योंकि इसके जो लक्षण हैं वो भी खतरनाक सामने आ रहे हैं। अब तक सिर्फ और सिर्फ कोरोना का डर था, कोरोना का इलाज किया जा रहा था, पूरी कोशिशें की जा रही थी कि कोरोना को खत्म किया जा सके। तो मुंबई के पास में पालघर में कोरोना मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए बाइक एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है। ये एम्बुलेंस स्ट्रेचर, ऑक्सीजन किट, लाइट, फैन, आइसोलेशन केबिन जैसी सुविधाओं से लैस है। इस बाइक एम्बुलेंस को फर्स्ट रेस्पॉन्डर नाम दिया गया है। दरअसल कोरोना मरीज गांव से शहर तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। उनकी एक वजह एम्बुलेंस की व्यवस्था न होना भी पाया गया है। शहर से एम्बुलेंस को बुलाने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। एम्बुलेंस मिल जाए तो रास्ते इतने ज़्यादा खराब होते हैं कि अस्पताल तक पहुंचने में काफ़ी समय लग जाता है। ऐसे में कोरोना मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने में इस बाइक एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। और आपको बता दें कि इस एम्बुलेंस का निर्माण अलर्ट सिटीजन फोरम ने किया है। इस बाइक एम्बुलेंस में साइड कार खुलती है और इतना ही नहीं, मरीज के परिजन भी अगर चाहें तो बैठ सकते हैं। एम्बुलेंस में प्रॉपर वेंटिलेशन को ध्यान में रखते हुए चारों ओर से खिड़कियां बनाई गई हैं। बाइक की मेन बैटरी अगर फेल हो जाए तो एडिशनल बैटरी की व्यवस्था की गई है। बाइक के चालक, पैरामेडिक, वॉलंटियर्स जिन्हें की आपातकालीन स्थितियां मरीजों को हैंडल करने की ट्रेनिंग दी गई है। इसके ड्राइवर को पीपीई किट पहनने की जरूरत नहीं है। मरीज को अस्पताल छोड़ने के बाद बाइक एम्बुलेंस को सैनिटाइज किया जाता है। ये एम्बुलेंस बाइक फिलहाल पालघर जिला प्रशासन को सौंप दी गई है। आने वाले दिनों में 23 और बाइक एम्बुलेंस प्रशासन को देने की योजना है। तो ऐसी एक बाइक एम्बुलेंस को तैयार करने में तकरीबन 2 लाख से ज्यादा का खर्च आता है और करीब 1 महीने का समय लग जाता है। लेकिन ये जो तैयारी की गई है सराहनीय ही इसको कहा जाएगा मरीजों की मदद के लिए। तो बाइक एम्बुलेंस, ये देखिए तस्वीर आपके सामने है, जिस तरीके से इसमें दिख रहा है इसको बाइक एम्बुलेंस नाम दिया गया है। बाइक पर एक ड्राइवर सवार होगा जो कि चला रहा है और उसी में एम्बुलेंस को ऐड किया गया है। मरीज को इसमें रखा जाएगा। प्रॉपर इसमें खिड़की भी लगाई गई है, मतलब वेंटिलेशन की पूरी व्यवस्था की गई है। अगर मरीज का कोई परिजन चाहे तो वो भी इसमें बैठ सकता है। तो इसको बाइक एम्बुलेंस नाम दिया गया है क्योंकि इतनी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, एम्बुलेंस की कमी लगातार पड़ती जा रही है। अगर एम्बुलेंस मिल भी जाती है तो रास्ते इतने ख़राब हैं कि वहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाता है और मरीज़ रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। इसीलिए अब इस बाइक एम्बुलेंस को अस्पताल प्रशासन को सौंपा गया है। ये देखिए किस तरीके से इसको बनाया गया है। प्रॉपर इसमें अस्पताल का साइन भी है, खिड़कियां लगी हुई हैं और इस एम्बुलेंस के अंदर मरीज को लेटाने की जगह भी है। एक ड्राइवर है जो कि बाइक चलाएगा। कोई अगर मरीज का परिजन है तो वो भी एम्बुलेंस के अंदर उसके साथ में बैठ सकता है, क्योंकि प्रॉपर खिड़की भी लगाई गई है, वेंटिलेशन की व्यवस्था इसमें की गई है, हवा की व्यवस्था की गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आइसोलेशन केबिन इसमें बनाया गया है, आइसोलेशन केबिन। और उसके अलावा तमाम ऐसी सुविधाएं हैं। ऑक्सीजन किट भी है इसके अंदर। ऑक्सीजन किट की भी व्यवस्था की गई है कि अगर किसी मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है तो वो भी दिक्कत ना हो, मरीज को आराम से ऑक्सीजन इस एम्बुलेंस के अंदर दी जा सकती है। उसके अलावा आइसोलेशन केबिन बनाया गया है, आराम से मरीज इसमें लेट सकता है। अगर मरीज का कोई परिजन चाहे तो वो भी इसमें लेट सकता है। बाइक एम्बुलेंस को फर्स्ट रेस्पॉन्डर नाम दिया गया है। इसमें फर्स्ट रेस्पॉन्डर इसका नाम है, जिसमें मरीज को ले जाने और लाने की सुविधा दी गई है। देखिए किस तरीके से इसको बनाया गया। हालांकि तकरीबन 2 लाख रुपए तक का खर्च इस एक बाइक एम्बुलेंस को बनाने में लगा है, लेकिन जिस तरह से इसकी रूपरेखा दिखाई दे रही है काफ़ी सराहनीय कदम है। अस्पताल प्रशासन को सौंप दी गई है, क्योंकि कोरोना काल में एम्बुलेंस की दिक्कत बहुत ज़्यादा सामने आ रही है। लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिल पाती है, जिसके चलते कई मरीज ऐसे हैं जो कि अस्पताल पहुंचते पहुंचते या फिर
अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते हैं, क्योंकि एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंचती है। कई जगह दिक्कतों का सामना कोरोना मरीजों को भी करना पड़ता है, अन्य मरीजों को भी करना पड़ता है। तो ये अच्छी पहल इसको कहा जा रहा है। स्ट्रेचर, ऑक्सीजन लाइट की सुविधाओं से पूरी तरीके से लैस है ये एम्बुलेंस। इसके अलावा कई ऐसी सुविधाएं हैं। एम्बुलेंस में फैन की व्यवस्था है, आइसोलेशन कैबिन भी उपलब्ध है, यानी पंखा भी चलता रहेगा। तो जितने भी कोरोना मरीज हैं उनको अस्पताल पहुंचाने के लिए एक अच्छी पहल मुंबई में की गई है। बाइक एम्बुलेंस की फर्स्ट रिस्पॉन्डर इसको नाम दिया गया है, ताकि मरीजों को ले जाया और लाया जा सकेगा। अस्पताल मरीज जा सकते हैं और घर पर वापस आ सकते हैं, क्योंकि इस तरह की व्यवस्था बहुत सराहनीय इसको कहा जाएगा। स्ट्रेचर, ऑक्सीजन लाइट की सुविधाओं से लैस इस एम्बुलेंस को बनाया गया है। हालांकि मुंबई में अस्पताल प्रशासन को सौंप दिया गया है। अब इसमें मरीजों को अस्पताल ले जाया जा सकेगा और अस्पताल से वापस भी लाया जा सकेगा। कई सुविधाएं ऐसी हैं जो कि इसमें दी गई हैं। संक्रमितों को अस्पताल पहुंचा रही है बाइक एम्बुलेंस, क्योंकि इसको बाइक के जरिए चलाया जाएगा। ये देखिए, ड्राइवर को इसमें पीपीई किट पहनने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो ड्राइवर है वो अलग रहेगा और मरीज जो है वो भी अलग रहेगा। तो ड्राइवर को पीपीई किट पहनने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जब भी सबसे बड़ी बात यह है कि जब मरीजों को लेकर जाया जाएगा तो सैनिटाइज भी प्रॉपर इसको किया जाएगा। सत्यप्रकाश सोनी संवाददाता इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, बाइक एम्बुलेंस की सुविधाएं इस समय इसकी शुरुआत की गई है। कई ऐसी सुविधाएं हैं जो कि इसमें उपलब्ध हैं, चाहे वो आइसोलेशन की हो या फिर ऑक्सीजन की हो या फिर फैन की हो। बहुत अच्छी सुविधाओं के साथ बाइक एम्बुलेंस की शुरुआत। जी काजल, देखिए जिस तरह से लगातार पालघर जिले में कोरोना मरीजों को लेके जाने के लिए काफी लंबे वक्त जो है एम्बुलेंस का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन जिस तरह से बाइक एम्बुलेंस की सेवा मुहैया करवाई गई है वो कहीं कहीं काबिल तारीफ है। महाराष्ट्र प्रशासन को यह दी गई है। हालांकि जानकारी मिली है कि करीब 3 से 4 दी गई, लेकिन आने वाले समय में जल्द 23 और इसी तरह की बाइक एम्बुलेंस सेवा दी जाएगी, जिसमें सभी प्रकार की व्यवस्था है, चाहे से आकस्मिक स्ट्रेचर की हो या फिर फैन की हो या आइसोलेशन की हो या फिर अन्य सुविधाओं की व्यवस्था हो। तमाम व्यवस्थाएं उसमें की गई। खास बात का यह भी ध्यान रखा गया है कि अगर मरीज क्रिटिकल है, वो चल नहीं सकता, तो उसके साथ उसके परिजन भी जा सकते हैं। ऐसी व्यवस्था की गई है। जाहिर तौर पर यह कहीं न कहीं काबिल तारीफ है, जिसको लेकर पालघर प्रशासन लगातार उत्सुक है। पालघर प्रशासन चाहता है कि इस तरह की और बाइकें बनाकर मिले। फिलहाल इस तरह से जानकारी मिली कि करीब 2,80,000 के आसपास एक बाइक एम्बुलेंस को बनाने में खर्च आते हैं। जी, हो चुकी है मरीजों को लाना और ले जाना, क्या ये व्यवस्था अब शुरू हो चुकी है या फिर सिर्फ और सिर्फ अभी बनाया गया है? देखिए, ये व्यवस्था शुरू कर दी गई है। ऑलरेडी पालघर प्रशासन में इस तरह की व्यवस्था की गई है, जिससे कि अगर मरीज गांव खेड़े से शहर की ओर जाना है तो ऐसे में काफी वक्त लगता है, एम्बुलेंस नहीं आती है, कई बार मरीजों की मौत भी हो जाती है। इसको लेकर जो है फेडरेशन ने इस तरह की जो है बाइक व्यवस्था सुचारू रूप से शुरू की, लेकिन जिस तरह से अब इसके रिस्पांस मिलने लगे हैं तो जाहिर तौर पर पालघर प्रशासन को भी इसकी आवश्यकता महसूस होने लगी। लिहाजा पालघर प्रशासन अब जो है इसकी मांग कर रही है। अब ये भी माना जा रहा है कि जल्द ही 23 से 24 बाइक एम्बुलेंस बनाकर जो है पालघर प्रशासन को सौंप दी जाएगी। तमाम ऐसी सुविधाएं हैं जो कि इसमें लैस की गई हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको जो बनाया गया है एक अलग तरीके से है, क्योंकि जो ड्राइवर है उसको पीपीई किट पहनने की जरूरत नहीं है। ड्राइवर अलग रहेगा बाइक पर और जो मरीज है वो एम्बुलेंस के अंदर रहेगा, ताकि किसी भी तरह का खतरा ना हो सके। सबसे बड़ी बात यह है कि खतरा ड्राइवर को नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए एम्बुलेंस में तमाम सुविधाएं हैं, लेकिन बाइक एम्बुलेंस में आइसोलेशन बिल्कुल अलग किया गया है और ड्राइवर को बैठने की जगह अलग रखी गई है, तो पेशेंट बिल्कुल अलग रहेगा। लिहाजा इसमें पीपीई किट या संक्रमण के खतरे की बिल्कुल आशंका नहीं है। लिहाजा इसीलिए जो है ड्राइवर अलग बैठेगा और पेशेंट जो है अलग बैठेगा। पेशेंट के साथ अगर कोई आना चाहता है तो उसको अलग बिठाया जाएगा। तो इस स्थिति में ड्राइवर को पीपीई किट पहनने की जरूरत नहीं है, बल्कि जब पेशेंट को छोड़ के आ जाता तो उस
बाइक एम्बुलेंस के पूरी तरीके से सिस्टम से उसको आइसोलेट किया जाता है, सैनिटाइज किया जाता है, जिससे आने वाले दूसरे पेशेंट को इस तरह का कोई संक्रमण न फैले। सत्यप्रकाश, जैसा कि हम इस समय तस्वीरों में देख पा रहे हैं, बहुत अच्छी सुविधाओं के साथ इसकी शुरुआत की गई है। किस तरीके से इस एम्बुलेंस के जो अंदर के इंतजाम है वो किए गए हैं, मरीज के लेटने की व्यवस्था किस तरीके से, अगर उसका कोई परिजन जाता है तो वो क्या एम्बुलेंस के अंदर ही बैठ पाएगा या फिर जो ड्राइवर है बाइक पर उसके साथ बैठ पाएगा, कैसी अंदर की व्यवस्था इसमें? देखिए, अंदर की व्यवस्था बिल्कुल प्रॉपर जो एम्बुलेंस होती है उस तरह से किया गया। आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, फैन लगाया गया है, तमाम खिड़कियां वेंटिलेशन के लिए बनाई गई है, इमरजेंसी स्टेशन रखा गया है, स्टैंड रखा गया है। अगर गैस सिलेंडर की आवश्यकता है तो गैस सिलेंडर रखने की प्रॉपर व्यवस्था की गई है। इसके अलावा अगर मरीज क्रिटिकल है, अकेला नहीं जा सकता, तो उसके साथ वार्ड बॉय या उनके परिवार के लोग भी जा सकते हैं, जिसमें उनको संक्रमण की कोई भी आशंका नहीं रहेगी। इस तरह की व्यवस्था सही तरीके से की गई है जी। अगर मरीज का कोई परिजन बैठना चाहे तो वो बाइक पर बैठ पाएगा या फिर एम्बुलेंस के अंदर ही बैठ पाएगा? एम्बुलेंस के अंदर ही बैठ के जा सकता है, इस तरह की व्यवस्था बनाई गई है। क्योंकि जो जी बिल्कुल बिल्कुल, बाइक एम्बुलेंस का जो स्टेज बनाया गया, जो सिस्टम बनाया गया, वो बिल्कुल कार की तरह खुलता है। उसमें बैठने के बाद प्रॉपर तरीके से बंद होकर लॉक हो जाएगा। लेकिन सबसे अहम बात की बिना एसी के भी जो है वेंटिलेशन का बिल्कुल ध्यान रखा गया। तमाम खिड़कियां बनाई गई जिससे वेंटिलेशन में कोई दिक्कत ना हो। सत्यप्रकाश, इसकी शुरुआत कैसे हुई, किस तरीके से इसकी शुरुआत बनाने को हुई कि ये आइडिया किसका था कि एक बाइक एम्बुलेंस होनी चाहिए ताकि इस तरह की सुविधाएं उसमें हो सकती हैं? कैसे इसकी शुरुआत हुई, क्योंकि ये जो पहल अन्य राज्यों को सीखने की भी जरूरत है इससे? देखिए, पालघर जो इलाका माना जाता है शहर से दूर वाला इलाका माना जाता है। हालांकि शहर में ये नहीं माना जाता है। ऐसे में जब गांव खेड़े से शहर मरीजों की तरह लेके जाया जाता है तो तमाम तरह की परेशानियां होती। कभी कभी एम्बुलेंस नहीं मिलते, कभी कभी रास्ते नहीं रहते, वो ऐसे रहते जिससे 4 व्हीलर जा सके। तो ऐसे में बाइक एम्बुलेंस की एक सेवा बेहतरीन लगी। ऐसे में जिस तरह से फेडरेशन ने इस तरह की जिम्मेदारियां ली और सबसे पहले एक इस तरह की सिस्टम बनाया, उसको चलाया, तो ऐसे में कई लोगों को जान भी बचाई गई। इसको लेकर लोगों के मन में कहीं न कहीं ये आया कि अब इसको आगे क्यों न बढ़ाया जाए। इसको लेकर फेडरेशन ने फिर से जो है पूरी ताकत लगाई, प्रशासन से तमाम तरह की जिम्मेदारियां मांगी और समझौता किया। उसके बाद जो है इस तरह का बाइक एम्बुलेंस बनाया गया। लिहाजा अब लोगों के मन में कहीं बैठ गया कि बाइक एम्बुलेंस सबसे प्रायोरिटी देने चाहिए। लिहाजा तमाम जो वहाँ के आसपास के हॉस्पिटल्स है बाइक एम्बुलेंस के तरीके से देखते हैं, प्रायोरिटी के तौर पर देखते हैं। अगर कोई मरीज आता तो जाए तो लोगों को पता चल जाता है कि ये मरीज अगर गांव खेड़े से आए तो जल्द से इनका इलाज होना चाहिए जी। सत्यप्रकाश, आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो बाइक एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है, कई सुविधाओं से ये एम्बुलेंस लैस है परिजनों को ताकि कोई दिक्कत ना हो। इसलिए अब मुंबई में जिस तरीके से शुरुआत की गई है बहुत सराहनीय पहल है। तो कोविड संकट से निपटने के लिए राज्य में समय पर मरीजों को इलाज मुहैया करवाकर और बेडों की क्षमता बढ़ाने के लिए पंजाब सरकार ने भी एक नई पहल की है। पंजाब सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से अस्थायी कोविड अस्पताल स्थापित करने के लिए मंजूरी देने की प्रक्रिया शुरू की है। मोहाली में ऐसे पहले प्रोजेक्ट को स्वयं घोषणा के आधार पर आवेदन जमा करवाने के लिए 24 घंटों के अंदर अंदर एनओसी मिल गई है। महामारी की इस मुश्किल घड़ी में तुरंत और निर्विघ्न मंजूरी की यकीनी बनाने के लिए संबंधी सरकारी विभाग की तरफ से राज्य में ऐसे अस्थायी कोविड अस्पताल स्थापित करने के मद्देनजर लोगों को उत्साहित करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में ढील दी गई है। तो आपको बता दें कि इसमें स्वास्थ्य विभाग, स्थानीय निकाय, मकान और शहरी विकास, पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, लोक निर्माण और श्रम विभाग शामिल हैं। कोई भी व्यक्ति या समूह जो अस्थायी अस्पताल स्थापित करना चाहता है सिर्फ आवेदन फॉर्म भरकर और स्वयं घोषणा पत्र जमा करके इन्वेस्ट पंजाब को अप्लाई कर सकता है। इसी के साथ राजधानी लाइव में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।